डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SPM अकेडमी में। साथियों, आइए आज हम लोग अपना बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन 40 का दम सीरीज में नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत TGT, PGT, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स या नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र से जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का एक जगह संकलन है। और ये सभी के सभी PYQs हैं या रिपीटेड क्वेश्चन हैं। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। और बतौर हम लोगों का ये टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ये बतौर आपका रिवीजन सीरीज कह सकते हैं या इसको रिकॉल करने वाली सीरीज कह सकते हैं। बाकी हम लोग चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों को देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, पंडित नेहरू या सरदार पटेल? तो भारतीय विदेश नीति का प्रमुख जो प्रतिपादक हुए आपके प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू हुए, पंडित नेहरू, ऑप्शन सी। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बेहद महत्वपूर्ण। ये जो प्रश्न है आपका कई बार पूछा जा चुका है। वेस्टफेलिया की संधि, म्यूनिक संधि, राष्ट्र संघ की संविदा में या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में? ये होगा सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का सर्वप्रथम जो इसकी उत्पत्ति है, प्रकट की भावना हुई, ये राष्ट्र संघ की संविदा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किसको यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है? यथार्थवाद का जनक कौन हुआ? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का जनक कौन हुआ? तो ये होंगे आपके हैंस जे मार्गेंथाउ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के जनक हैं। और इनका मानना है कि जितने भी सिद्धांत हैं मानव व्यवहार पर आधारित हैं, ऑप्शन ए सही हुआ। और इनकी एक फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 1997, 2000, 2005 या 2006? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ आपका 2005 में लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है कि भारत पर पोखरण द्वितीय के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? तो पोखरण द्वितीय हुआ जो परमाणु परीक्षण, तो इस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसको कब हटाया? तो ये होगा, याद रखिए। एक तो पहले पूछा कि पोखरण जो फर्स्ट है वो कब हुआ? तो ये 1974 में हुआ। और दूसरा आपका 1998 में हुआ। तो ये जो प्रतिबंध हुआ अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे जब वहाँ आपका 9/11 का जो हमला हुआ उसके बाद। तो ऑप्शन बी होगा, 11 सितंबर 2001 में 9 हमले के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की गुटनिरपेक्ष शब्द का निर्माण किसने किया? नॉन अलाइनमेंट वर्ड जो है उसका निर्माण किसने किया? जोसेफ ब्रॉज टिटो, जवाहरलाल नेहरू, फिदेल कास्त्रो या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा कि गुटनिरपेक्ष शब्द का निर्माण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम अनुक्रम बताइए। अब जो भी घटनाएं घटी कब घटी, देखिए पीटी-बीटी जो है आपका ये 1963 में हुआ। पोखरण आणविक परीक्षण यानी पोखरण जो प्रथम है ये कब होता है आपका? 1974 में। एनपीटी यानी अणु प्रसार संधि जो है ये कब होती है आपकी? 1968 में। और सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी जो है ये कब होती है आपकी? 1996 में। तो इस हिसाब से देख लीजिए, ये जरूर आप याद कर लीजिए, ये जरूर पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो शिमला समझौता हुआ वो कब हुआ? एक तो 2 जुलाई 1971 के पाक भारत युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ। और इस समझौते पर जो लोग हस्ताक्षर करते थे इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 7वां गुटनिरपेक्ष बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? 7वां गुटनिरपेक्ष जो है आपका, देखिए 7वां गुटनिरपेक्ष ऐसे ही पूछा जाता है कि क्योंकि नई दिल्ली में हुआ था। 7वां गुटनिरपेक्ष नई दिल्ली 1983 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने विसल ब्लोअर के संरक्षण की सिफारिश की है?
पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, वो रहा समिति या चुनाव आयोग। ये होगा आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने विसिल ब्लोअरों की संरक्षण की, उनकी सुरक्षा की बात की। 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? नगर पंचायत, पंचायत समिति, महापंचायत या मंडल पंचायत? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1977 में इस अशोक मेहता समिति की जो समिति थी उसकी नियुक्ति, 78 में इसने रिपोर्ट दिया और इसने मंडल पंचायत की सिफारिश की। ऑप्शन डी। विकास प्रशासन संबंधित है, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है किससे संबंधित है? विकास प्रशासन किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका तृतीय विश्व के राष्ट्रों से, जिसका अर्थ होता है विकास से संबंधित प्रशासन। विकास प्रशासन का शब्द जो हुआ सर्वप्रथम आपका इस शब्द का प्रयोग किसने किया? यूएन गोस्वामी के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया? व्हिटले परिषदों की स्थापना किस समिति ने सुझाव किया था? ये होगा रमजे बर्निंग समिति। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन अध्ययन के निम्नांकित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोक प्रशासन के जो अध्ययन के उपागम है उनको क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से पहले उपागम, फिर उसके बाद तो सबसे पहले आपका संस्थागत उपागम, ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका व्यवहारिक उपागम, फिर उसके बाद आता है आपका व्यवस्था उपागम और फिर आता है लोक नीति उपागम चौथे नंबर पे। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किसमें है? अखिल भारतीय सेवाओं का ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का उल्लेख किसमें है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवाएं, भारतीय वन सेवा इसमें शामिल हैं। 66 में 1966 में भारतीय वन सेवा, 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। निम्न में से किस आयोग समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की? बेहद महत्वपूर्ण है ये भी। ये था आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और ये कब आता है? 2005 में आता है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक, बेहद महत्वपूर्ण रचना है, ये बेहद महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है लोक प्रशासन के अंतर्गत। तो टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक, ये पुस्तक है किसकी? ये जैसे टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में प्रकाशित हुई है, फ्रैंक मेरनी की पुस्तक है ये। ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? देखिए क्वेश्चन इसलिए देखिए लगभग जब भी हम ये सॉल्व कर रहे हैं 40 कदम, इसमें लगभग हर दूसरे वीडियो में आ जाता है, तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण। देखिए हर बार आपसे पूछा जाता है कि लोकायुक्त अधिनियम को लागू किसने किया, ठीक। एक तो अधिनियम को पारित करना और लागू करना दोनों में अंतर। पारित किया सबसे पहले उड़ीसा ने, लेकिन इसको लागू किया सबसे पहले महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है सिविल सेवकों के उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृद्धि और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। अनुशासन, मनोबल, पुष्पान या दृढ़ निश्चय, ये होगा मनोबल, मोराल। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सी समिति पहले आई, फिर उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए अशोक मेहता समिति जो है आपकी ये 1977 में आई, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई और एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 में आई और थुंगन समिति जो है 1988 में आई, ठीक। तो इस हिसाब से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, 2, 1, 3, 4। ये जरूर ऑप्शन याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है? यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु या मुंबई? तो 21 का राइट आंसर होगा आपका जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में थी और इसी को बोलते हैं IIPA। कभी कभी IIPA भी लिख देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है कि
ये आपको मैच करना है 22। एल्टन म्यो किससे संबंधित है आपके? तो मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित हैं। हेनरी फ्यूल ये आपके संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत संबंधित है। निकोलस हेनरी जो है आपके नौलोक प्रबंधन से संबंधित हैं। और एफ.डब्ल्यू. टेलर आपको पता ही है। देखिए मैं थोड़ा सा ये हेनरी ये नौलोक प्रबंधन और एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित हैं। 23 निम्न में से कौन से आयोग सांविधिक निकाय है? सांविधिक निकाय कौन सा इसमें से आपको बताना है 23। तो ये जैसे सांविधिक जो निकाय है आपकी सांविधिक मतलब कि आफ्टर किसी मूल संविधान बने लेकिन इनको बाद में संविधान में शामिल किया। सांविधिक निकाय मतलब कि एक तो इसमें आपका मानवाधिकार आयोग होगा और आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संशोधन के माध्यम से इसको शामिल किया जाता है, पूरी तरह नहीं है, लेकिन आपका अनुसूचित जनजाति आयोग और आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक, तो और इसमें पूछा है सांविधिक यानी स्टेट्यूटरी बॉडी, तो इसमें आपके होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और आपका अल्पसंख्यक आयोग। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य दबाव समूह का नहीं है? कौन सा एक कार्य आपका दबाव समूह का नहीं है? तो दबाव समूह का जो कार्य कौन सा नहीं है इसमें से? तो यह देखिएगा, वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बाकी हितों के लिए लॉबिंग करते हैं, हितों का संहिताकरण करते हैं और राजनीतिक दलों से दूरी रखते हैं। तो ये दबाव समूह का कार्य है, लेकिन चुनाव में वो भाग नहीं लेते हैं, इनका कार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया है चुनाव में भाग लेना दबाव समूह का कार्य नहीं है, उसको प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन ऑप्शन ए सही होगा। भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था, विद्वान कौन था? भारतीय जो राजनीतिक दलों के उससे संबंधित अध्ययन का जो सबसे पहले शुरुआत की गई अमेरिका में की गई, लेकिन वो कौन सा विचारक था, कौन सा विद्वान था, कौन सा स्कॉलर था वो? तो ये थे आपके कौन? मर्विन वीनर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26। मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। यह कथन किसका है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बेहद महत्वपूर्ण। तो ये महात्मा गांधी का कोट है। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित है? विधानसभा सीट जो धार्मिक आधार पर आरक्षित है किस राज्य में? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण। तो ये है आपका सिक्किम, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नांकित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? इसमें से वित्तीय समिति कौन सी नहीं है? आश्वासन समिति आपकी वित्तीय समिति नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना जो वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, किसको देता है? 29 ये होगा आपका राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? जो एस्टिमेट कमेटी है उसमें कितने सदस्य हैं? तो प्राक्कलन या आकलन समिति, ये एस्टिमेट समिति है, इसमें आपके कुल 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? 31 ये होगा 118, अनुच्छेद 118। साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। 32 कि भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है कौन सा है? भारतीय संविधान, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में क्या समानता है ये आपको बताना है। 32 तो होगा केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवाद को निपटाना, ऑप्शन डी। 33 कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख कौन सा भाग करता है? क्वेश्चन नंबर 33 ते भाग 11 होगा, अनुच्छेद 245 से लेकर 293 तक, जिसमें विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध शामिल हैं। 34 देखिए कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? एक
अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? 34 ये होगा राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 263 के द्वारा। ये 35 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है, बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 35 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत है ये। 37 भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। उपर्युक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? याद रखिएगा, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में है और ये आपका भारत के नीति निर्देशक नहीं, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है, सॉरी। प्रत्येक नागरिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, ये अनुच्छेद, ये देखिए 48 कौन नहीं होगा ये, ठीक, ये होगा अनुच्छेद 51 में, 51 क में, ठीक, मौलिक कर्तव्यों में शामिल है ये आपका जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया है और उसी में एक आपका ठीक है 38 कि भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको सूचित करेगा, किसको लिखेगा? तो मंत्रिपरिषद से मंत्री को अगर इस्तीफा या त्यागपत्र देना है तो किसको संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को करेगा। 39 देखिए कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आ गया, अनुच्छेद 48 क 36 से 51 तक जो आपका नीति निर्देशक तत्व है और ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया 48 क 48 ए में। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, ये आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 40 मैच कीजिए जरा। अनुच्छेद 16 है आपको क्या, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की उपलब्धता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। और 17 अस्पृश्यता अपराध है या अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो ये आपका रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 40, हाँ 40 प्रश्नों का सीरीज जिसको हमने देखा। आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।